कहानी की शुरुआत कैंप मेरीगोल्ड के एक खौफनाक सरप्राइज से होती है। फिल्म की कहानी कैंप मेरीगोल्ड नाम के एक समर कैंप से शुरू होती है। वहां काम करने वाली एक लड़की कैंप ऑफिस लौटती है और अपने एक दोस्त को घबराहट में बताती है कि उसे केबिन नंबर 6 से किसी का फोन आया था, जिसने बताया कि वहां एक लाश पड़ी है। लड़का इस बात पर यकीन नहीं करता और इसे मजाक समझता है, लेकिन लड़की के जोर देने पर वे दोनों वहां जाकर देखने का फैसला करते हैं। जब वे केबिन 6 पहुंचते हैं तो उन्हें वहां कोई लाश नहीं मिलती। इसके बाद लड़का सुझाव देता है कि उन्हें पास के उस केबिन में भी जाकर देखना चाहिए जो सालों से वीरान और बंद पड़ा है। लड़की डर के मारे मना कर देती है और वहीं रुकने की बात कहती है, लेकिन लड़का उसे जबरदस्ती अपने साथ उस बंद केबिन की तरफ ले जाता है। केबिन के दरवाजे पर पहुंचकर लड़की को किसी अनहोनी का एहसास होता है, लेकिन जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, नज़ारा बिल्कुल अलग होता है। वहां कैंप के सारे लोग मौजूद होते हैं और उन्होंने उस लड़के के लिए एक शानदार सरप्राइज पार्टी रखी होती है। दरअसल लड़के को इस कैंप में काम करते हुए 4 साल पूरे हो गए थे और ये जश्न उसी की चौथी सालगिरह का था। ये देखकर लड़की की जान में जान आती है और वो समझ जाती है कि लाश वाली बात महज एक बहाना था। इसके बाद सब मिलकर खूब जश्न मनाते हैं। बोन फेस किलर की एंट्री। पार्टी खत्म होने के बाद जब सब सोने की तैयारी कर रहे होते हैं तो उनके बीच बोन फेस नाम के एक खूंखार सीरियल किलर की चर्चा छिड़ जाती है। यही फिल्म का टाइटल भी है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि यह महज एक मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन तभी एक लड़की कंफर्म करती है कि बोन फेस कोई अफवाह नहीं बल्कि एक हकीकत है। वो बताती है कि वो हत्यारा घने जंगलों में छिप कर रहता है ताकि कोई उसे देख न सके, और वो कैंप में घुसकर लोगों को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। ये डरावनी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग सहम जाते हैं, लेकिन फिर वे सोने चले जाते हैं। आधी रात के सन्नाटे में वो खौफनाक बोन फेस किलर सच में उस केबिन में घुस आता है और अपना खूनी खेल शुरू कर देता है। वो सो रहे लोगों को एक एक करके बेहद क्रूरता से मारने लगता है। जब वो लड़की ये खौफनाक मंजर देखती है तो वो जान बचाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन बोन फेस उसे दबोच लेता है और कुल्हाड़ी के एक ही वार से उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। इतने पर भी उस दरिंदे का मन नहीं भरता। वो उस लड़की की रीढ़ की हड्डी शरीर से खींचकर बाहर निकाल देता है, जिससे उसे बेहद दर्दनाक मौत मिलती है। कुछ समय बाद घटना की सूचना मिलने पर इलाके का शरीफ अपने एक डिप्टी के साथ वहां पहुंचता है। लाशों की बुरी गत देखकर कैंप का मालिक का पेट खराब हो जाता है और वो वहीं उल्टियां करने लगता है। लाशों की हालत देखकर शरीफ तुरंत समझ जाता है कि यह भयानक काम बोन फेस किलर का ही है। वो कैंप मालिक को घर जाने को कहता है, लेकिन मालिक रोते हुए कहता है कि ये सभी लोग उसके परिवार की तरह थे, इसलिए कातिल बचना नहीं चाहिए। शरीफ उसे भरोसा दिलाता है कि कातिल जल्द ही सलाखों के पीछे होगा। चूंकि रात का समय था, शरीफ अंदाजा लगाता है कि कातिल ज्यादा दूर नहीं भाग पाया होगा और आसपास ही छिपा होगा। वो अपनी कार के रेडियो से बैकअप टीम को बुलाता है और फिर अपने डिप्टी के साथ जंगल में सुराग ढूंढने निकल पड़ता है। होटल के अंदर संदिग्धों का जमावड़ा। जंगल में छानबीन के दौरान उन्हें एक पेड़ के तने पर खून के ताजे निशान मिलते हैं, जिससे साबित हो जाता है कि कातिल उसी रास्ते से गया था। निशानों का पीछा करते हुए वे एक होटल डाइनर तक पहुंचते हैं, जिसके बाहर कुछ गाड़ियां खड़ी थीं, लेकिन उनमें कोई नहीं था। इसका सीधा मतलब था कि हत्यारा उसी होटल के अंदर मौजूद है। शरीफ और डिप्टी जब अंदर दाखिल होते हैं तो वे देखते हैं कि होटल को जेनी नाम की एक वेट्रेस और एक शेफ मिलकर चला रहे हैं। वहां कुछ ग्राहक भी मौजूद थे। एक कॉलेज का छात्र, एक पूर्व मरीन सैनिक जो अब कंस्ट्रक्शन का काम करता था, एक पिता अपनी बेटी के साथ जो किसी ट्रिप पर थे, एक बेहद फैशनेबल बूढ़ी औरत, एक फोटोग्राफर लड़की और 2 रफ एंड टफ दिखने वाले लोग, बाइकर। शेरिफ सब की तरफ शक की नजरों से देखता है और पूछताछ शुरू करता है। जेनी बताती है कि वो शाम 5 बजे से अपनी ड्यूटी पर है। बाकी लोग भी अपने आने का समय बताते हैं। शरीफ हर किसी की पृष्ठभूमि और उनकी मंजिल के बारे में सवाल जवाब करने लगता है। इसी बीच पिता की बेटी लगातार उस पूर्व मरीन वर्कर को घूर रही थी, जिससे चिढ़कर मरीन उससे इसका कारण पूछता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हों। इसी दौरान शरीफ की नज़र फोटोग्राफर लड़की पर पड़ती है और वो उसके कैमरे की तस्वीरें चेक करने लगता है, क्योंकि उसे शक था कि कातिल इन्हीं में से कोई एक है। तभी डिप्टी को कातिल की एक तस्वीर मिल जाती है और वो उसे शरीफ को दिखाती है। शरीफ तस्वीर में दिख रही जगह को पहचानने की कोशिश करता है और होटल के बाहर उसी जगह पर जाता है। वहां उसे कूड़ेदान के पास खून गिरा हुआ मिलता है।
अंदर वो छात्र मरीन से एक अजीब सा सवाल करता है, क्या तुमने जंग में कभी किसी की जान ली है? मरीन इस सवाल से हैरान रह जाता है और कोई जवाब नहीं देता। तभी शरीफ बाहर से एक काला बैग लेकर लौटता है, जो उसने कूड़ेदान से बरामद किया था। बैग खोलने पर उसमें से खून से सने हुए जूते, एक जैकेट और हड्डियों से बना एक खौफनाक मास्क निकलता है। ये सारी चीजें बोन फेस किलर की थीं। शरीफ ऐलान कर देता है कि तुम में से कोई एक ही वो हत्यारा है जिसने अभी-अभी कैंप मेरी गोल्ड में 30 से ज्यादा लोगों का कत्ल किया है। वो होटल के दरवाजे बंद कर देता है और बाहर क्लोज्ड का बोर्ड लगा देता है। वो साफ कह देता है कि जब तक केस नहीं सुलझता, न कोई अंदर आएगा, न कोई बाहर जाएगा। सारे रास्ते सील कर दिए गए हैं। ये बातें सुनकर वे दोनों बाइकर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि बिना वारंट के शेरिफ उन्हें ऐसे बंधक नहीं बना सकता। लेकिन शेरिफ उनकी एक नहीं सुनता। तलाशी और गहराते राज। डिप्टी सबूतों को कार की डिक्की में सुरक्षित रख देती है और वापस आकर महिलाओं की तलाशी लेती है, लेकिन कोई हथियार नहीं मिलता। हालांकि जब मरीन के जूतों की तलाशी ली जाती है तो उसमें से एक तेज धार वाला चाकू निकलता है, जिसे पुलिस जब्त कर लेती है। वे दोनों बाइकर अपनी तलाशी का विरोध करते हैं, लेकिन जबरदस्ती तलाशी लेने पर भी उनके पास से कुछ नहीं निकलता। उधर वॉशरूम में फैशनेबल बूढ़ी औरत के पीछे पीछे फोटोग्राफर लड़की आती है और उसे धमकी भरे लहजे में कहती है कि वो उसके सारे राज जानती है। बूढ़ी औरत घबरा जाती है और उससे मिन्नतें करती है कि वो ये बातें किसी को न बताए। उसी समय वो पिता वॉशरूम से बाहर आता है और छुपकर वे दोनों बाइकर्स क्या बातें कर रहे थे ये सुनने लगता है, जो शेरिफ और डिप्टी को पीटकर वहां से भागने की योजना बना रहे थे, क्योंकि उन्हें वहां रुकना गवारा नहीं था। जब जेनी फोटोग्राफर को कॉफी सर्व करने आती है तो वो देखती है कि लड़की के लैपटॉप पर बोन फेस किलर की तस्वीर खुली हुई है। जेनी डर का नाटक करते हुए कहती है कि उसे इस तस्वीर से खौफ आ रहा है, इसलिए उसे ये तुरंत डिलीट कर देनी चाहिए। जूतों का सुराग और पहली मौत। शरीफ को याद आता है कि कातिल के जूतों का साइज 9 है। वो सबके जूतों के नंबर चेक करने लगता है। मरीन का जूता 10 नंबर का निकलता है। इस पर वो छात्र कहता है कि जूते के नंबर से कुछ साबित नहीं होता, कोई भी इंसान छोटे या बड़े जूते पहन सकता है। जब शरीफ बूढ़ी औरत के जूते चेक करने बढ़ता है तो एक बूढ़ा आदमी इसका विरोध करते हुए कहता है कि एक औरत इतने सारे कत्ल कैसे कर सकती है। छात्र इस पर भी अपना ज्ञान बांटते हुए एक मशहूर महिला सीरियल किलर का उदाहरण देता है। बूढ़ी औरत का जूता 7 नंबर का निकलता है। शरीफ एक एक करके सबके जूते चेक करता है, लेकिन किसी का भी 9 नंबर नहीं निकलता। खुद शरीफ का जूता 10 और जेनी का 7 नंबर था। जब शरीफ बाइकर्स के पास जाता है तो वे जूते उतारने से मना कर देते हैं। शरीफ गुस्से में उन पर हमला कर देता है, जिसके बाद वे डर कर जूते दिखा देते हैं, लेकिन उनका नंबर भी मैच नहीं होता। ये देखकर वो छात्र शेफ को इशारा करके बुलाता है और एक पेपर पर लिखकर दावा करता है कि उसे पता चल गया है कि असली कातिल कौन है। शरीफ उस छात्र को ताज़ी हवा खिलाने के बहाने बाहर ले जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद जब शरीफ उसे लेकर अंदर आता है तो छात्र के मुंह से झाग निकल रहा होता है। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है और देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती है। शरीफ हैरान रह जाता है और सबको बताता है कि किसी ने छात्र के खाने में जहर मिला दिया था, क्योंकि कातिल को भनक लग गई थी कि उसका राज खुलने वाला है। लोग उल्टा शरीफ पर ही शक करने लगते हैं। जब पूछा जाता है कि छात्र ने किसका नाम लिया था तो शरीफ बताता है कि वो नाम बताने ही वाला था कि उसे जहर का असर हो गया। इसके बाद सब जेनी पर शक करते हैं, क्योंकि खाना उसी ने परोसा था, लेकिन जेनी भड़क कर कहती है कि वो उसे क्यों मारेगी। अंततः छात्र की लाश को बाथरूम में रख दिया जाता है। पूछताछ और एक दूसरे पर इल्जाम। अब शरीफ सख्ती से पूछताछ शुरू करता है। वो मरीन से उसके गल्फ वॉर के अनुभव पूछता है। मरीन बताता है कि ऑर्डर्स के चलते उसने वहां हजारों लोगों को मारा था, जिससे सब समझ जाते हैं कि उसके लिए हत्या करना कोई बड़ी बात नहीं है। मरीन ये भी खुलासा करता है कि वो रिटायर नहीं हुआ था, बल्कि उसे किसी मेडिकल अनफिटनेस के कारण सेना से निकाल दिया गया था। तभी वो लड़की पिता के साथ आई हुई मरीन की पहचान उजागर कर देती है। वो बताती है कि जब वो पहले कैंप मैरी गोल्ड जाती थी तब वहां एक लड़की ने इस मरीन वर्कर पर छेड़छाड़ और जबरदस्ती करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद इसे वहां से नौकरी से निकाल दिया गया था। मरीन अपनी सफाई में कहता है कि उल्टे उस लड़की ने ही उस पर डोरे डालने की कोशिश की थी, और जब उसने मना किया तो उसने झूठा आरोप लगा दिया। फोटोग्राफर से जब किलर की फोटो के बारे में पूछा जाता है तो वो कहती है कि उसने जानबूझकर फोटो नहीं ली थी, किलर गलती से फ्रेम में आ गया था। जेनी बताती है कि वो 5 मिनट के लिए सिगरेट पीने बाहर गई थी। इसके बाद वो फोटोग्राफर लड़की उस बूढ़ी औरत का राज खोल देती है कि उसके दोनों पतियों की संदिग्ध मौत हो चुकी है और कोर्ट में केस चल रहा है। बूढ़ी औरत मानती है कि उसके 2 पति थे, लेकिन वो हत्या के इल्जाम को नकारती है।
इसी बीच वे दोनों बाइकर्स अचानक शरीफ पर टूट पड़ते हैं, लेकिन डिप्टी अपनी बंदूक निकालकर उन्हें रोक लेती है और दोनों को कुर्सी से बांध दिया जाता है। घबराहट में एक बाइकर उल्टी कर देता है, जिसमें से ड्रग्स के पैकेट निकलते हैं। शरीफ दूसरे को भी जबरदस्ती उल्टी करवाता है और उसके पेट से भी ड्रग्स निकलते हैं। शरीफ समझ जाता है कि वे दोनों ड्रग्स तस्कर थे और इसी डर से वे जल्दी से जल्दी होटल से भागना चाहते थे। तभी शरीफ को अपने साथी का फोन आता है, जो उसे असली कातिल का नाम बता देता है। शरीफ तुरंत शेफ के पास जाता है और उस पर बंदूक तानकर सरेंडर करने को कहता है। शेफ कहता है कि वो कातिल नहीं है, लेकिन वो उस मरीन वर्कर को जरूर मारना चाहता था, क्योंकि जिस लड़की के साथ मरीन ने कैंप में गलत करने की कोशिश की थी वो कोई और नहीं बल्कि शेफ की ही बेटी थी। मरीन इसका विरोध करता है और कहता है कि गलती उसकी बेटी की थी। गुस्से में शेफ अपना चाकू निकाल लेता है और मरीन अपनी बंदूक निकाल लेता है। मरीन शेफ को गोली मारता है और डिप्टी भी बचाव में मरीन पर गोली चला देती है। इस गोलीबारी में शेफ और मरीन दोनों मारे जाते हैं। वहां मौजूद हर किसी को लगने लगता है कि शेफ ही बोन फेस किलर था, जिसने अपनी बेटी के अपमान का बदला लेने के लिए कैंप वालों को मारा था। असली बोन फेस किलर का पर्दाफाश। केस सुलझा हुआ मानकर पुलिस टीम वहां पहुंच जाती है और डिप्टी जेनी को घर जाने को कहती है। जेनी वॉशरूम जाने का बहाना करती है और वहां से चुपचाप फरार हो जाती है। जब डिप्टी बाहर जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। बाहर शेरिफ की लाश पड़ी थी, जिसकी गर्दन जेनी ने काट दी थी। डिप्टी समझ जाती है कि असली कातिल शेफ नहीं बल्कि वो मासूम दिखने वाली वेट्रेस जेनी है। डिप्टी तुरंत जंगल की तरफ उसका पीछा करती है। वो जेनी को घेर लेती है और उस पर बंदूक तानकर पूछती है कि उसने इतने सारे बेगुनाहों को क्यों मारा। तब जेनी अपना खौफनाक अतीत बताती है। जेनी बताती है कि उसका एक जुड़वा भाई था जो एक स्पेशल चाइल्ड था। जब वे कैंप मैरीगोल्ड में रहते थे तो बाकी बच्चे उसे बहुत परेशान करते थे, उसके बिस्तर पर पेशाब कर देते थे। एक दिन उन जालिम बच्चों ने उसे जंगल में ले जाकर एक पेड़ से बांध दिया। रस्सी उसके गले में बुरी तरह फंस गई और उस 13 साल के मासूम बच्चे की तड़प तड़प कर मौत हो गई। कैंप के मालिकों ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया और मामले को दबा दिया। अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए ही जेनी बोन फेस बन गई और उसने उन सभी बच्चों को बेरहमी से मार डाला। जेनी आगे कहती है कि अब वो हर उस कैंप में जाती है जहां कुछ गलत होता है। कैंप मैरीगोल्ड वाले मरीन और शेफ की बेटी के मामले को दबा रहे थे, इसलिए उसने वहां खून खराबा किया। उसने उस स्टूडेंट को जहर इसलिए दिया क्योंकि उसने जेनी को जंगल से खून से सने हाथों के साथ लौटते हुए देख लिया था और उसी ने चालाकी से शेफ की जेब में चाकू और मरीन की टेबल पर बंदूक रखी थी ताकि वे दोनों लड़कर एक दूसरे को खत्म कर दें। सारी सच्चाई जानने के बाद डिप्टी उसे हथियार डालने को कहती है, लेकिन जेनी डिप्टी पर ही जानलेवा हमला कर देती है। अपने बचाव में डिप्टी गोली चला देती है जो सीधे जेनी की गर्दन में लगती है। बहुत खून बह जाने के कारण असली बोन फेस किलर यानी जेनी वहीं दम तोड़ देती है। फिल्म के आखिरी सीन में कुछ दिन बीत चुके हैं। हम देखते हैं कि कुछ कैंपर्स रात में आग जलाकर बैठे हैं और बोन फेस किलर यानी जेनी की खौफनाक कहानियां सुना रहे हैं। वे मानते हैं कि भले ही बोन फेस मर चुकी है, लेकिन उसकी दहशत हमेशा जिंदा रहेगी और शायद उसी के डर से आगे लोग बुरे काम करने से पहले 100 बार सोचेंगे। इसी संदेश